नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी दोनों वीडियोस को ढेर सारा प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पहली वीडियो जिसमें कि मैंने बताया था कि इंडिया इज़ गोइंग टू लूज़ दिस फाइनल मैच, उस पर अभी तक 1,30,000 व्यूज़ आ चुके हैं। और दूसरी वीडियो जिस पे कि मैंने एनालिसिस किया था अपनी पुरानी वीडियो का कि कौन सी मेरी प्रेडिक्शन सही हुई और कौन सी गलत हुई, उस पर अभी तक 30,000 व्यूज़ आ चुके हैं। मेरी दोनों वीडियोस को ढेर सारा प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यही नहीं दोस्तों, उन पर दोनों वीडियोस पर टोटल मिलाकर जो लाइक्स आए हैं वो भी 5,000 से ज़्यादा हैं। टोटल कमेंट्स भी जो हैं वो भी 2,000 से ज़्यादा कमेंट्स अब तक आ चुके हैं। उन्हीं कमेंट्स को देखते हुए दोस्तों, उन कमेंट्स में काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि इंडिया की टीम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकती है, कैसे वो लोग आगे आने वाले फाइनल्स जीत सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यही लेकर आया हूँ कि हम लोग अपनी मेंटल स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ टीम इंडिया के लिए ही नहीं है, हम आम पब्लिक के लिए भी है, जो ये डे टू डे लाइफ में ये चीज़ें करके जो है एक नई मेंटल स्ट्रेंथ पा सकते हैं। जहाँ तक दोस्तों टीम इंडिया का सवाल है, पहली बात तो ये है कि मैं कोई मतलब मेरी इतनी मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है और ना ही मैंने इतना कुछ अचीव किया हुआ है उन लोगों के सामने कि मैं उन लोगों को कोई ज्ञान दे पाऊँ कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ ऐसे होनी चाहिए, आपको ऐसे बढ़ानी चाहिए। बट फिर भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको बताकर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके मैं शायद उनकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ कि अगर वो लोग ये बेसिक चीज़ें ठीक कर लें तो उनकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। तो यही वीडियो आज दोस्तों मैं लेकर आया हूँ। ये वीडियो अगर हो सके तो इंडियन क्रिकेट टीम का कोई भी मेंबर अगर देख ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम आप लोग देख के आप भी अपनी ज़िंदगी में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला जो मेंटल स्ट्रेंथ की बात थी, टीम इंडिया तभी मैच हार गई थी जब उन्होंने ये सोचा कि अगर हम लोग सेमीफाइनल मैच हार गए या फाइनल मैच हार गए तो क्या होगा। हालांकि उसमें जो इनके स्पेक्टेटर्स हैं उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत होती है। लेकिन अगर आप पहले से ही सोच लेते हो कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता या अगर ये काम नहीं हो पाया तो क्या होगा, तो दोस्तों 50% तो आपका फेलियर तभी तय हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि आपके दिमाग में ये चीज़ आनी ही नहीं चाहिए कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। अगर मगर आते ही आपको दिमाग में ये सोचना है कि अगर मैं हारने की सिचुएशन में आया, ज़िंदगी में भी आपको यही सोचना है कि अगर मैं हारने की सिचुएशन में आया तो मेरा प्लान बी क्या होना चाहिए, मैं उस वक्त क्या कर सकता हूँ। यही अगर दोस्तों इंडियन क्रिकेट टीम ने सोचा होता, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि रोहित शर्मा जो है छक्का और चौका मारने के बाद तीसरी बॉल पे भी फिर चौका छक्का मारने के चक्कर में आउट हो गए। उनके पास सिर्फ एक प्लान था कि विराट कोहली शीट एंकर होंगे इनिंग्स के और बाकी के प्लेयर्स उनके आसपास खेलेंगे। उसके अलावा उनके पास कोई प्लान बी नहीं था। उनके पास प्लान बी होना ज़रूरी था। प्लान बी कुछ भी हो सकता था। रविंद्र जडेजा को ऊपर भेज सकते थे या वो श्रेयस अय्यर को जो है वो थोड़ा टिक के खेल सकते थे। श्रेयस अय्यर, वो भी उनको बॉल अच्छी मिली जैसे मैंने पहले भी कहा, बट प्लान बी हो सकता था। शुभमन गिल बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बट वही है अभी एक तरह से नए नए हैं, तो उनकी मेंटल स्ट्रेंथ इतनी है नहीं कि वो फाइनल मैच की क्या अहमियत है वो समझ सकें। इसीलिए विराट कोहली का टिकना बहुत इंपॉर्टेंट था। बट अगर विराट कोहली नहीं टिक पाए तो उसके अलावा कौन और टिकेगा। जैसे कि केएल राहुल टिके थे, उनको भी थोड़ा और एक्सटेंड होना चाहिए था, उनको अपनी पारी थोड़ी और एक्सटेंड करनी चाहिए थी। और बॉलिंग में भी दोस्तों, जैसा कि गौतम गंभीर भी कहते हैं और कई पुराने दिग्गज क्रिकेटरों ने भी कहा है कि बैट्समैन्स विन यू मैचेस बट बॉलर्स विन यू अ टूर्नामेंट। सबसे बड़ी कमी जो दोस्तों हमारी रही वो रही हमारे बॉलर्स की, जो हमारे बॉलर्स फाइनल में नहीं चले। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि बुमराह भी पिट सकते हैं, शामी विकेटें लेंगे तो 1-2 ही लेंगे, सिराज बिल्कुल पिट सकते हैं, वो पिटते भी हैं, और कुलदीप और जडेजा को वो पहले से ही सोच कर आएंगे कि उनको कैसे खेलना है। यहाँ पर दोस्तों अगर अश्विन टीम में होते तो शायद सिनारियो डिफरेंट होता, क्योंकि अश्विन का प्लेन खेलना जो है
वो ऑस्ट्रेलिया टीम ने शायद नहीं सोचा होगा। सोचा भी होता तो वो ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो अश्विन को इतना अच्छा नहीं खेलती है। अश्विन जो है ज़रूर 2-3 विकेटें लेके जा सकते थे, कुछ सरप्राइज कर सकते थे अश्विन को खिला के, जो है वो उनसे बॉलिंग ओपन करा सकते थे, या और कुछ नहीं तो कुलदीप से भी वो बॉलिंग ओपन करा सकते थे। बट उन्होंने कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचा। दूसरा दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि स्पेक्टेटर्स का भी, हम लोगों का भी कुछ ना कुछ दोष रहता है। हम लोगों को उनसे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। हम लोग उनसे काफ़ी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। वो इंसान हैं, उनसे इंसानों की तरह ही उनको ट्रीट करना चाहिए। वो भगवान नहीं है। लेट्स नॉट मेक देम गॉड, लेट्स कीप देम एज प्लेयर्स। इसके बाद दोस्तों मैं जो आपको चीज़ बताना चाहूँगा वो है कि आप जब भी कोई भी स्पोर्ट खेलें तो यू शुड हैव अ नेवर से डाई स्पिरिट। लास्ट बॉल तक, जब तक आपकी जो क्रिकेट में बॉल आउट नहीं हो जाती ना, तब तक आप मैच नहीं हारते हैं। आप चाहे फील्डिंग से कोई रन आउट करते, चाहे कोई अच्छी कैच लेते, चाहे आप 10-20 रन 50 रन एक्स्ट्रा मारने की सोचते, लेकिन आपको जब तक लास्ट बॉल नहीं हो जाती तब तक आपको उसमें लड़ना था। अगर आप इंडियन टीम को देखेंगे तो उनके जो कंधे थे वो तकरीबन 20-25 ओवर में ही झुकने शुरू हो गए थे कि अब तो ये मैच हम हार गए। तो ये जो एक इंस्टिंक्ट होती है ना कि मुझे जब तक लास्ट बॉल नहीं आती, जब तक मैं हार नहीं जाता तब तक मैं हारूंगा नहीं, वो इंडियंस में वो स्पिरिट नहीं दिखी। अगर वो स्पिरिट वो दिखाते तो हो सकता है कि मैच का रिजल्ट कुछ और ही होता। इसके लिए दोस्तों कोच का भी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है। वैसे तो मैं कोच नहीं कहूँगा, क्योंकि कोच होते हैं क्लब लेवल पे या स्कूल लेवल पे। कोच इंडियन क्रिकेट टीम का शुड बी अ मेंटर, क्योंकि कोच आपको सिखाता है कि आपकी बैटिंग टेक्निक कैसी होनी चाहिए, आपको स्ट्रेट खेलना चाहिए, आपकी एल्बो सीधी है या नहीं है। मेंटर आपको जो है वो आपके मेंटल एस्पेक्ट पे भी ध्यान देता है कि आपको किस सिचुएशन में कैसे खेलना चाहिए। जो हमारे कोच हैं राहुल द्रविड़, उनको सेमीफाइनल मैच में भी और फाइनल मैच में भी जो है सभी प्लेयर्स के पास जाना चाहिए था। हो सकता है वो गए भी हों, मुझे नहीं पता, बट मेरे हिसाब से उनको सभी प्लेयर्स के पास जाना चाहिए था कि हम लोग ये मैच जीत रहे हैं, आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप बताइए, आपका रोल इस टीम में ये है, अगर ये चीज़ नहीं होती है तो हमारा प्लान भी ये होना चाहिए, आपके हिसाब से और हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें टीम मीटिंग में हो सकता है डिस्कस हुई हों, बट मेरे हिसाब से कोचेस का यही काम होता है कि वो जाके हर किसी को मेंटल सेटिस्फेक्शन दे कि हाँ हम लोग जीत सकते हैं, उनको बूस्टअप करें कि यस वी विल विन द मैच। तो ये यहाँ पे दोस्तों कोच की भी बहुत अहम भूमिका होती है। हमेशा हमेशा दोस्तों हम लोगों को बी पॉजिटिव रहना चाहिए। इवन हमें ज़िंदगी में भी कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे हम लोग मतलब हमारी नौकरी चली जाए, चाहे बिजनेस ठप पड़ जाए, या कुछ भी, किसी ने कुछ सुना दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, हमें हमेशा बी पॉजिटिव ही रहना चाहिए। यार 70% लोगों का तो दुनिया में जो है वो ब्लड ग्रुप भी यही कहता है, बी पॉजिटिव। तो हम लोगों को जो है हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। इसके अलावा हमें ज़िंदगी में कुछ और सोचना ही नहीं है। नेगेटिव थॉट आते ही सबसे पहले उनको वाइप आउट कर देना है। हाँ, नेगेटिव थॉट्स आते ही आप ये सोच सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम लोग क्या प्लान बी में जा सकते हैं, लेकिन हर वक्त नेगेटिव थॉट्स ही सोचते रहना वो बिल्कुल गलत होगा। अच्छा, एक और बात आती है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म क्यों करी, वो मेंटली इतनी स्ट्रांग क्यों है। एक तो दोस्तों वो अब तक तकरीबन 7 फाइनल खेल चुकी थी इस फाइनल से पहले, तो दे नो हाउ टू फिनिश अ मैच और फाइनल कैसे जीतते हैं। दूसरा, इंडिया टीम का सिर्फ ये चौथा ही फाइनल था, इससे पहले उन्होंने 3 फाइनल खेले थे, उसमें से 2 जीते और 1 हारे थे। तो इंडिया टीम मेंटली उस लेवल पे इतना स्ट्रांग नहीं थी कि उस लेवल पे जाके कैसे परफॉर्म करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पेक्टेटर्स का भी उनके ऊपर प्रेशर था ही था। एक और चीज़ दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत ही स्पोर्टिंग नेशन है।
वहाँ पे रग्बी सबसे ज़्यादा खेला जाता है। रग्बी के वहाँ पे काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं। रग्बी वहाँ का नंबर 1 स्पोर्ट है। और उसके बाद जो है हॉकी में वो लोग भी लगभग नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1 पर ही रहते हैं। उसके बाद नंबर आता है क्रिकेट का। क्रिकेट में भी वो लोग जो हैं, अब तो कह ही सकते हैं कि मतलब नंबर 1 ही रहते हैं। वैसे नहीं तो नंबर 1 से लेकर नंबर 3 तक वो टेस्ट मैच और T20 हो सब में वो झूलते रहते हैं, 1 2 3 तक में। इवन अगर आप लोग देखेंगे ओलंपिक्स में भी चाइना के बाद, अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया जो है वो नंबर 3 पे आता है। वहाँ के लोग स्पोर्टिंग, वो कंट्री जो है स्पोर्टिंग कंट्री है। वहाँ के लोग स्पोर्ट्स को प्यार करते हैं, सर पर नहीं चढ़ाते हैं। दे लव देयर स्पोर्ट, बट वो उनको भगवान नहीं बनाते हैं। बीट एनी स्पोर्ट, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो रेसिंग हो, कुछ भी हो, वो लोग स्पोर्ट्स को जो है स्पोर्ट्स की तरह लेते हैं, लेकिन उसमें भी सीरियस वर्क करते हैं। वेयर एज अगर आप इंडिया में देखोगे तो आप और मैं कब से ये डायलॉग सुनते आ रहे होंगे, शायद जो जवान लोग हैं वो शायद नहीं सुने होंगे, कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। अब जहाँ पे दोस्तों माँ बाप का ये सोचना हो, वहाँ पे आप कभी भी एक स्पोर्टिंग कंट्री बन ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये सोच बदलनी होगी। जितने भी पेरेंट्स हैं या जितने भी अपकमिंग पेरेंट्स हैं, उन लोगों को ये सोच बदलनी पड़ेगी कि सिर्फ पढ़ाई से ही कुछ नहीं हो सकता है। स्पोर्ट्स को भी आप एक प्रोफेशन ले सकते हैं, स्पोर्ट्स से भी आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। क्रिकेट उसका एग्जाम्पल है। एशियन गेम्स में, ओलंपिक्स में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो भी एग्जाम्पल है एक। तो आपको ये सोच बदलनी पड़ेगी। और इवन मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं, आज से 200-300 साल पहले जब हमारे यहाँ पे गुरुकुल होते थे, तब ठीक है ओलंपिक्स और एशियन गेम्स नहीं होते थे, लेकिन गुरुकुल में बच्चे को जब 5 साल का होता था तभी वहाँ पे भेज दिया जाता था, और जब तक 15 साल का होता था तब तक उसको सारी शिक्षाएं दी जाती थी। चाहे शास्त्रों की शिक्षा हो, चाहे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा हो, मतलब उसको सारे अस्त्र शस्त्र भी चलाने सिखाए जाते थे, उसको स्पोर्ट्स भी खिलाया जाता था वहाँ पे, और उसको सभी तरीके के बाकी के ज्ञान भी दिए जाते थे। 15 साल में वो मैच्योर होके तब जो है अपने आगे का काम शुरू करता था। अगर वो राजा का पुत्र था तो राजा बनता था, सैनिक था तो सैनिक बनता था। सभी जो भी अपना अपना तेली थे, कुछ भी थे, वो अपना काम जाके करते थे। तो हम लोगों को सिर्फ स्कूल में अब क्या है, सिर्फ पढ़ाई 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 होती है, या स्पोर्ट्स कल्चर थोड़े बहुत स्कूलों में है बट इतना ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग जितना पुरातन की तरफ जाते जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि अब आप गुरुकुल खोलना शुरू कर दो, बट जितना हम लोग पुरातन से जुड़ते जाएंगे उतना ही हम लोग और बेटर मेंटल स्ट्रेंथ हमारे अंदर आती जाएगी। एक और दोस्तों जो मैं आपको चीज़ बता सकता हूँ मेंटल स्ट्रेंथ पाने के लिए, आई एम श्योर कि टीम इंडिया भी वो करती होगी, वो है मेडिटेशन। अगर आप लोग मेडिटेशन करेंगे, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको ये लगे कि मुझसे तो 2 मिनट भी नहीं बैठा जा रहा, मेरे को यहाँ खुजली हो रही है, मुझे वहाँ खुजली हो रही है, पीठ में खुजली हो रही है, मैं आंखें बंद करके नहीं बैठ सकता, मेरे मन में अलग अलग विचार आ रहे हैं। आने दीजिए, आप 2-3 मिनट से शुरुआत करिए। आप देखेंगे धीरे धीरे जब आप हर रोज़ बैठेंगे, 1 से 2 महीने बाद आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, और आपका जो मेंटल लेवल है, आपके सोचने की जो कैपेसिटी है, वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी। आप बहुत ईज़िली चीज़ों को ग्रास्प कर पाएंगे और बहुत ही आसानी से चीज़ों को समझ भी पाएंगे, और हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता भी सके लोगों को। तो मेडिटेशन करना भी हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आई एम श्योर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि टीम इंडिया मेडिटेशन करती होगी। नहीं करती है तो करना शुरू कर दें। दूसरा दोस्तों, एक और चीज़ आपको बताऊंगा कि एक योग में मुद्रा होती है हकीनी मुद्रा। ऐसे करके आप दोनों अपनी 4 उंगलियां और अंगूठा ऐसे बांध लीजिए, ऐसे दोनों आपस में मिला लीजिए, और जब भी आप बैठें, चाहे कुर्सी पे बैठें या कहीं पे भी बैठें, आप हमेशा इस मुद्रा में बैठें। इससे दोस्तों आपका जो बॉडी के नर्व्स हैं वो आपस में मिलते हैं दोनों हाथों के कनेक्शन से, तो आपका ब्लड फ्लो जो है वो बेटर होता है, और आपकी माइंड में जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपकी कंसंट्रेशन नहीं बन रही है, या आपके बच्चे हैं जिनकी कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही है, तो आप ये मुद्रा की प्रैक्टिस कीजिए। स्टार्टिंग में 1-2 मिनट से ही कीजिए, बाद में आपको आदत पड़ जाएगी तो आप आधा आधा घंटा, हज़ारों घंटे तक आप
करते रहेंगे। अगर आप YouTube पे फ़ोटोज़ भी देखेंगे इस हकीनी मुद्रा की, हकीनी मुद्रा कहते हैं इसको, हकीनी मुद्रा की फ़ोटो देखेंगे, इवन जो कई फॉरेनर्स भी हैं वो भी आपको इंटरव्यू देते हुए या कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आपको हमेशा इसी मुद्रा में दिखाई देंगे। उनके हाथ ऐसे ही होंगे। आप चाहें तो गूगल करके वो फ़ोटोज़ देख सकते हैं। तो इससे भी दोस्तों आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो आपकी बढ़ सकती है। और जब ये दोस्तों कमेंट्स आए थे ना मेरे पास कि आप ये बताइए कि टीम इंडिया कैसे जीत सकती है, देखिए टैलेंट है उनके अंदर, सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से वो लोग नहीं जीत पाए। हमें उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, हम सब लोगों को उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। कोचिज़ को उनको फाइनल से पहले जाके बोलना पड़ेगा कि भैया होल नेशन इज़ विद यू, आपने जीतना है। परंतु अगर आप हार भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये विचार आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। हमारे पास प्लान ए के बाद प्लान बी होना चाहिए, प्लान सी होना चाहिए। टीम हडल में ये सब बातें होनी चाहिए। जब मुझे ये दोस्तों मैसेज आया था ना, जैसे मैं आपको बता रहा था कि इंडिया कैसे जीत सकती है या मेंटल स्ट्रेंथ हमें अपनी कैसे बढ़ानी चाहिए, तो मेरे को एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि यार इस पे तो मैं वीडियो बना ही नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद अपने आप को ऐसा मानता हूँ कि मैं बहुत ही एक पॉजिटिव इंसान हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मेरी वीडियो देखकर कोई भी एक बंदा भी अगर बेनिफिट ले लेता है तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मैंने कभी भी एक सेकंड के लिए नहीं सोचा यार कि कहीं मेरे वीडियो पे लोग कुछ उल्टा सीधा कमेंट ना कर दें कि कुछ भी बोले जा रहा है ये, या टीम इंडिया ने तो ऐसा सोचा ही नहीं होगा, तू बहुत बड़ा ज्ञानी है, तू बहुत बड़ा गुरु है। कुछ नहीं सोचा दोस्तों मैंने, अब मेरे मुंह में आ रहा है तो मैं आप सबको ये चीज़ बोल रहा हूँ। तो ये दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि मुझे लगता है कि टीम इंडिया मेंटल स्ट्रेंथ पा सकती है। हो सकता है इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें वो ऑलरेडी कर रहे हों, बट कुछ अगर वो नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है वीडियो देख के उनको याद आ जाए और वो करना शुरू कर दें। हम लोग दोस्तों जीते हैं हमेशा और आगे भी जीतेंगे, इसीलिए हम लोगों को ऐसा सोचना छोड़ देना चाहिए कि इंडिया फाइनल नहीं जीत सकती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो आगे आने वाला T20 है, 23 तारीख को ये T20 है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि 19 तारीख को फाइनल मैच था, इतनी जल्दी T20 रखने की क्या ज़रूरत थी। सिर्फ 3 दिन के बाद जो है आपका 23 तारीख को जो है T20 रख दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि BCCI को प्लेयर से मतलब नहीं है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को प्लेयर से मतलब नहीं है, ICC को प्लेयर से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ पैसा दिखता है। यहीं से पता चलता है कि आप कितना ही कुछ अच्छा खेल लीजिए, कितना ही कुछ कर लीजिए, लेकिन अल्टीमेटली कैश इज़ द किंग, पैसा ही मैटर करता है। तो खैर चलिए अब मैं टीम डिस्कस कर लेता हूं दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि T20 में कौन जीतेगा, मुझे प्रेडिक्ट करके बता दीजिए दोस्तों। मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की दोनों की 10-10 गेम एनालाइज करी थी। वो एनालाइज करने के बाद ही मैंने वो वीडियो बनाया था। जहाँ तक टीम की बात है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि अब इतनी लंबी टीम है और नए खिलाड़ी हैं काफ़ी सारे, तो इसलिए मुझे खिलाड़ियों के नाम तो याद नहीं है, बट फिर भी मैं एक बार लिख के लाया हूँ तो आपको पढ़ के बता देता हूँ। कैप्टन है दोस्तों सूर्य कुमार यादव, T20 के अच्छे प्लेयर हैं तो वो चल सकते हैं, कैप्टनसी उनको दी गई है, अच्छी बात है, क्योंकि रोहित को, विराट को, शुभमन गिल वगैरह को, बुमराह को, सबको रेस्ट दिया गया है। वाइस कैप्टन होंगे शुरू के 3 मैचेस के लिए ऋतुराज गायकवाड़। ईशान किशन होंगे टीम में, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप, रवि बिश्नोई, आवेश खान, प्रसिद्ध कृष्णा, जितेश शर्मा दूसरे विकेट कीपर हैं, शिवम दुबे ऑलराउंडर हैं और मुकेश कुमार जो हैं वो भी फास्ट बॉलर हैं। अब इनमें से दोस्तों जो मेरे को लगता है कि पहले मैच में जो इंडिया की टीम खेलेगी वो है पहले और दूसरे नंबर पे बैटिंग के हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़ बैटिंग फर्स्ट नंबर पे करेंगे, यशस्वी जायसवाल उनके साथ ओपनिंग पे आएंगे, थर्ड नंबर पे ईशान किशन, चौथे नंबर पे तिलक वर्मा, पाँचवें पे सूर्य कुमार यादव, छठे पे रिंकू सिंह, सातवें पे अक्षर पटेल या शिवम दुबे में से कोई एक हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि पिच कैसी है। अगर स्पिनिंग पिच होगी तो अक्षर पटेल खेलेंगे, अगर थोड़ी सी बाउंस वाली पिच होगी, सीमिंग पिच होगी तो शिवम दुबे खेलेंगे। वैसे विशाखापट्टनम में मैच है तो वहाँ पर क्योंकि कोस्टल एरिया है, वहाँ पे आसपास
ज़रूर जो है थोड़ी सी नमी रहती है, नमी में स्विंग जो है जो ज़्यादा बेटर रहती है, स्विंग होती है शाम को बॉल, रात को 7 बजे मैच है, तो हो सकता है कि शिवम दुबे खेलें। उसके बाद दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर खेलेंगे, अर्शदीप सिंह खेलेंगे, रवि बिश्नोई खेलेंगे और आवेश खान या प्रसिद्ध कृष्णा में से एक बंदा खेलेगा। ज़्यादा चांसेस जो हैं वो प्रसिद्ध कृष्णा के हैं, क्योंकि वो पहले भी अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। बट हो सकता है टीम मैनेजमेंट डिसाइड करे कि आवेश खान को भी खिलाना, बट चांसेस कम है। तो मेरे हिसाब से जो टीम बनती है वो है ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, सूर्य कुमार, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, प्रसिद्ध कृष्णा और शिवम दुबे। और जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया टीम का सवाल है दोस्तों, उनके कैप्टन है मैथ्यू वेड। अब 36 साल की उम्र के हैं मैथ्यू वेड, उनको T20 का कैप्टन बनाया गया है। इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। उसके बाद दोस्तों ओपनिंग करेंगे उनकी डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड ने तो खूब ठोका ही था, 137 रन मार दिए थे फाइनल मैच में। T20 के भी अच्छे प्लेयर हैं वो। उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे अपने जो है या तो स्टीव स्मिथ आएंगे या फिर हो सकता है मैथ्यू शॉट आएँ, या तो मतलब स्टीव स्मिथ हो सकता है कि थर्ड नंबर पे ही रहें, चौथे नंबर पे जो है मैट शॉट आएंगे। उसके बाद छठे नंबर पे स्टॉनिश, सातवें पे मैक्सवेल। और उसके बाद उनका जो दोस्तों एक बॉलर है जिसको मैंने तो आज तक नहीं देखा है, स्पेंसर जॉनसन, उसका हो सकता है कि इंडिया के खिलाफ डेब्यू हो। उसके बाद 9वें नंबर पे आएंगे जोसन बेरेंड्रॉफ, उनके T20 के स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, अच्छे यॉर्कर और स्लोअर बॉल फेंकते हैं। हालांकि रोहित शर्मा ने और विराट कोहली ने उनकी काफ़ी पिटाई कर रखी है, बट T20 स्पेशलिस्ट बॉलर हैं वो। सीन अबाउट काफ़ी अच्छी पेस है उनकी, काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं वो भी, बट वो भी बिट सकते हैं। और 11वें नंबर पे होंगे नेथन एलिस, ये मेरे ख्याल से उनके स्पिनर हैं। और बाकी जो टीम है दोस्तों वो है तनवीर सांगा, टिम डेविड, एरोन हार्डी और जोश इंग्लिश। जोश इंग्लिश उनके सेकंड विकेट कीपर हैं, जो कि आई थिंक फाइनल मैच में भी खेले थे। अब दोस्तों इस टीम को देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भेड़ों के झुंड में जो है जैसे भेड़ियों को छोड़ दिया गया हो, ऐसे ही टीम इंडिया जो है वो भेड़े हैं और ऑस्ट्रेलिया वाले उनके ऊपर भेड़िया बन के टूट पड़ सकते हैं। मुझे सही बात बताऊं तो मेरे को बिल्कुल ही ये नो कॉन्टेस्ट लग रहा है। मैं शायद ये तो प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि इंडिया ये मैच हारेगी। हाँ, अगर कोई भी इंडिया का प्लेयर वन ऑफ द इनिंग्स खेल जाए या कोई भी इंडिया का बॉलर आपकी 5 विकेटें ले जाए तो मतलब चमत्कार जो है वही इंडिया को जो है जिता सकता है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल एकदम बॉयज़ के सामने जो है वो मेंस की टीम रखी हुई है, या जैसा कि मैंने कहा कि बिल्कुल एकदम भेड़ों के झुंड को जो है वो भेड़ियों के सामने छोड़ दिया गया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है। ये मुझे फ्यूचर की T20 टीम के हिसाब से कि फ्यूचर में ये टीम खेलेगी अगले साल जो T20 वर्ल्ड कप होना है, वो तो बिल्कुल भी नहीं लगता। आपको बेंच स्ट्रेंथ अगर अपनी देखनी भी है ना, तो एटलीस्ट आप 4-5 प्लेयर देखिए ना बेंच स्ट्रेंथ के। आप ये थोड़ा ना कि आप 11 के 11 प्लेयर ही जो है वो या 15 के 15 प्लेयर ही रिप्लेस कर देंगे। बेंच स्ट्रेंथ आपको बनानी है तो आप 6-7 प्लेयर पुराने रखिए और 4-5 प्लेयर जो हैं उनको नए को खिलाइए, ताकि कुछ एक्सपीरियंस भी हो आपके पास। सिर्फ आप ये सोच के कि अगले साल T20 है तो लेट्स ट्राई आउट कि कौन कौन खेल सकता है, यार टीमें ऐसे नहीं बनती हैं। पर हाँ, जैसा कि मैंने आपको कहा कि भैया 4 दिन 3 दिन के बाद ही जो आपने T20 रख दिया है, तो जितने भी बड़े प्लेयर हैं उन्होंने तो रेस्ट मांगा ही होगा कि इतने हम लोग इंट्रीग्यूइंग जो हमारा पूरे 11 मैचेस थे, हम लोग थक चुके हैं मेंटली, तो अब हम लोगों को रेस्ट चाहिए। तो इसलिए उन लोगों ने ज़रूर रेस्ट मांगा होगा, इसी की वजह से जो है वो रेस्ट उनको दिया गया है और बिल्कुल ही नई टीम खिलाई गई है। वैसे तो दोस्तों मैं प्रेडिक्शन से बचना चाहूँगा, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं प्रेडिक्शन थोड़ा सा करना चाहूँगा। गलत भी हो गया तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हाँ, मैं मैच के बाद अपना एनालिसिस ज़रूर लेके आऊँगा कि कौन कैसा खेला, कैसा नहीं खेला, किसको कैसा और अच्छा खेल सकता था, कौन अच्छी बॉलिंग कर सकता था या किसने अच्छी बॉलिंग की, किसकी वजह से कौन सी टीम जीती। ये एनालिसिस मैं हो सकता है आपको 23 तारीख की रात को ही
नहीं तो 24 तारीख की सुबह तो मैं आपके पास दोपहर तक ज़रूर लेकर आऊँगा। जहाँ तक प्रेडिक्शन की बात है दोस्तों, जाते जाते प्रेडिक्शन थोड़ा कर देता हूँ कि अगर इंडिया बैटिंग करती है तो शायद हो सकता है 120 से 140 रन तक मार दे। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करती है तो हो सकता है कि वो लोग अपना स्कोर 180 के आसपास तक ले जाएं। अब इसी चीज़ के साथ दोस्तों मैं अपना ये वीडियो जो है यहीं पर अपने गले को भी और अपने इस वीडियो को भी विश्राम देता हूँ। आप लोग मुझे कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ गालियाँ कम से कम दीजिएगा। हालांकि गालियाँ अभी तक काफ़ी लोगों ने नहीं दी हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं और जल्द ही आप लोगों से मिलूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।